विभाग ई का क्वेश्चन 1। वर्ष 2010 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2012 के भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर ये वस्तु दी है, ये इकाई है, ये 2010 का मूल्य है और ये 2012 का मूल्य है। ओके, 2010 को हमें आधार वर्ष मानना है। ओके, वर्ष 2010 को आधार वर्ष और वर्ष 2012 को चालू वर्ष कहेंगे। ओके, तो 2010 को आधार वर्ष कह रहे हैं, इसलिए 2010 के मूल्य को P0 कहेंगे। ओके, P का मतलब है प्राइस यानी कि मूल्य, और 2012 को चालू वर्ष कहेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे P1। ओके, आधार वर्ष के मूल्य को P0 और चालू वर्ष के मूल्य को P1 से दर्शाकर मूल्य सापेक्ष प्राप्त करेंगे। गणना निम्नानुसार करेंगे। ओके, तो ये वस्तु, ये इकाई, ये P0, ये P1। ओके, अब क्योंकि हमें यहाँ पर इन्होंने कहा है मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए, तो जब हमें मूल्य सूचकांक ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम मूल्यानुपात फाइंड करते हैं, जिसका सूत्र है P1 अपॉन में P0। ओके, तो P1 का मान है 120, P0 का मान हो गया ये 110। इन दोनों को भाग करेंगे, ये आंसर आएगा। ओके, फिर P1 का मान है 70, P0 50, फिर P1 का मान है 60, P0 40, P1 का मान है 90, P0 का मान है 80, फिर P1 का मान है 20, P0 भी है 20। इस प्रकार से फिर इनको भाग कर कर हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इन सब का सम करना है, जो है 6.116। ओके, भिन्न भिन्न वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक ज्ञात करने का ये है सूत्र, सिग्मा P1 अपॉन में P0 अपॉन में n। P1 अपॉन में P0 का मान था ये, और n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, कि हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं। तो वस्तुएं हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर n की जगह हम 5 लिखेंगे गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 122.32। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, निम्न सूचना पर से कुल खर्च की पद्धति से वर्ष 2010 के आधार से वर्ष 2015 का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो ये वस्तु है, ये 2010 का मूल्य है, ये 2015 का मूल्य है, ये 2010 की मात्रा हमें दी गई है। अब हमें यहाँ पर कुल व्यय की पद्धति से सूचकांक ज्ञात करना है, तो इस प्रकार टेबल बनानी है। P0 का मतलब है 2010 का मूल्य, P1 का मतलब है 2015 का मूल्य, Q0 का मतलब है 2010 की मात्रा जो हमें दी गई है। कुल व्यय की पद्धति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर P1 Q0, इसका मतलब है ये जो P1 है इसको Q0 से गुणा करना है। 14 गुणा 8 ये, 42 गुणा 4 ये, 80 गुणा 4 ये, 26 गुणा 16 ये। ओके, अब हमें ज्ञात करना है P0 Q0, यानी कि P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 8 से किया मल्टीप्लाई 80, 30 गुणा 4 120, 40 गुणा 4 160, 20 गुणा 16 हो गया 320। ओके, अब इन सब का सम है ये, इन सब का सम है ये। ओके,
कुल व्यय का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। P1 Q0 का मान है ये, P0 Q0 का मान है ये। ओके, इनको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 149.41। ओके, वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2015 में मूल्य में जो आंसर आया है सूचकांक का, उसमें से 100 को माइनस कर देंगे। ओके, तो आंसर आएगा 49.44% की वृद्धि हुई है। ओके, प्रश्न 3, निम्न सूचना पर से वर्ष 2013 को आधार वर्ष लेकर 2014 के लिए कुल खर्च पद्धति से सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो ये वस्तु है, ये वर्ष 2014 की मात्रा और मूल्य है। वर्ष 2013 का ये मूल्य हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 2013 को हमें आधार वर्ष मानना है, ऐसा हमें प्रश्न में कहा है। ठीक है, कुल व्यय की पद्धति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए इस प्रकार हमें टेबल बनानी है। ये है वस्तु वर्ष 2014 की, ये है मात्रा जिसे हम Q1 कहेंगे और मूल्य जिसे हम P1 कहेंगे। वर्ष 2013 का मूल्य जिसे हम P0 कहेंगे क्योंकि ये आधार वर्ष है। कुल व्यय की पद्धति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है, यानी कि P1 Q1। इसका मतलब है P1 को Q1 से गुणा करना। 15 गुणा 24 ये आ गया है ना, 10 गुणा 45 450, 5 गुणा 20 100, 90 गुणा 3 हो गया 270। अब हमें फाइंड करना है P0 Q1। ये P0 है और ये Q1 है, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो 15 गुणा 20 300, 10 गुणा 40 400, 5 गुणा 16 80, 3 गुणा 80 ये हो गया 240। अब इन सब का सम है 1180, इन सब का सम है 1020। कुल खर्च पद्धति का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, अब 115.69 वर्ष 2013 की अपेक्षा वर्ष 2014 में कुल खर्च में इस वैल्यू में से 100 को माइनस कर देंगे तो 15.69% वृद्धि हुई है। ओके, प्रश्न 4, निम्न सूचना पर से, ये हमें सूचना दी गई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें सॉल्व करने हैं इस सूचना को ध्यान में रखकर। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है 2008 के वर्ष को आधार वर्ष लेकर अचल आधार का सूचकांक ज्ञात कीजिए। पहले हम पार्ट 1 करेंगे। ओके, अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। 2008 को हमें आधार वर्ष लेना है, ये है 2008 और ये 2008 का हमें मूल्य दिया है 32। ओके, तो क्योंकि 2008 को आधार वर्ष लेना है, P1 अपॉन में P0 गुणा 100 करना है, तो 2008 को आधार वर्ष लेना है, इसलिए सभी के अपॉन में 32 आएगा, है ना। P0 का मतलब है ये 32, तो सभी के अपॉन में 32 आएगा और P1 का मान है जो करंट मूल्य हमें दिया है। जैसे कि 2008 का मूल्य है 32, अब 2008 से पहले हमें कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर P0 की जगह भी 32 ही आएगा। 32 से 32 कैंसिल, आंसर आ गया 100। ओके, सभी के अपॉन में 32 लिखना है क्योंकि P0 जो है यहाँ पर 32 है।
अब यहाँ 38, यहाँ 40, यहाँ 42, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 65। इसको सिंप्लीफाई किया 100, इसको सिंप्लीफाई किया ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर 125, इसको सिंप्लीफाई किया ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया ये, इसको सिंप्लीफाई किया ये। ओके, तो ये हो गया वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार का सूचकांक का मान। ओके, नेक्स्ट जो हमें पार्ट 2 दिया है, वर्ष 2008 और 2009 के औसत मूल्य को आधार वर्ष लेकर मूल्य सूचकांक की गणना करो। ओके, तो वर्ष 2008 और 2009 के मूल्य देखो, ये 2008 है, ये 2009 है। इन दोनों वर्ष के मूल्य की औसत पहले हमें फाइंड करनी है। 2008 का मूल्य है 32, तो यहाँ 32। 2009 का मूल्य है 38, तो यहाँ 38। अब क्योंकि ये 2 साल हैं, है ना, 1 और 1 2 साल हैं, इसलिए औसत फाइंड करने के लिए अपॉन में 2 आएगा। यदि 3 साल होते तो अपॉन में 3 आता, है ना। इस प्रकार से 32 + 38 हो गया 70 अपॉन में 2। 2 से 70 को कैंसिल किया 35। ओके, तो यहाँ पर 2008 और 2009 के मूल्य की औसत आ गई है 35। ठीक है, इसका मतलब है सभी के अपॉन में 35 आएगा। ओके, सभी के अपॉन में 35 लिखना है और न्यूमरेटर में ये 32, ये 38, ये 40, ये 42, 45 और ये 60 और ये 65 इंटू 100 करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करके ये आएगा, 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 इसको सॉल्व करने पर ये आएगा और इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 5, एक शहर के औद्योगिक उत्पादन के भिन्न भिन्न समूहों का सूचकांक तथा समूह का भार निम्नानुसार है, उस पर से औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, यहाँ सूचकांक और भार दिया है। सूचकांक का मतलब है I, भार का मतलब है W। ओके, इसलिए पारिवारिक बजट की पद्धति से सूचकांक की गणना निम्नानुसार करेंगे। यहाँ समूह, यहाँ सूचकांक और भार जो कि हमें दिया गया है। सिंपली हमें I को W से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 390.2 को 30 से गुणा करेंगे, ये आएगा। 247.6 को 31 से गुणा करेंगे, ये आएगा। 510.2 को 18 से गुणा करने पर ये आएगा। 403.3 को 17 से गुणा करने पर ये आएगा। 624.4 को 4 से गुणा करने पर ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर इन सब का सम करना है जो कि है 100। IW का सम है इतना, इन सबको प्लस करना है। ओके, अब सूचकांक ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र है। जब हमें सूचकांक और भार दिया गया हो, पारिवारिक बजट की पद्धति से सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। सिग्मा IW का मान है ये, सिग्मा W है 100। इन दोनों को भाग करेंगे, ये आंसर आएगा। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक इतना होगा। प्रश्न 6, वर्ष 2010 के सापेक्ष में वर्ष 2015 में, सापेक्ष का मतलब है यहाँ पर तुलना, गेहूं का मूल्य में 70% वृद्धि होती है और चावल के मूल्य में 40% वृद्धि होती है। बाजरा का मूल्य में 25% कम होता है, जबकि तेल का मूल्य 40% बढ़ता है
और घी के मूल्य में 5% कम होता है। यदि घी से तेल का महत्व 3 गुना हो तथा चावल का 2 गुना हो और गेहूं तथा बाजरा प्रत्येक का महत्व चावल से 2 गुना हो, तो भोजन के समूह की पांचों वस्तुओं का सूचकांक ज्ञात करो और अर्थघटन कीजिए। ओके, यहाँ वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशतता में वृद्धि या कमी दिया है और सापेक्ष महत्व दिया है। वह वस्तु का महत्व भार यानी कि W निश्चित करता है। माना कि घी का महत्व 1 है। ओके, तो हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। यहाँ वस्तुएं लिखना है, यहाँ पर प्रतिशत में जिसमें वृद्धि हुई है उसको प्लस करेंगे, जिसमें कमी हुई है उसको माइनस करेंगे। ओके, तो गेहूं में 70% की वृद्धि हुई है, प्लस कर दिया। चावल में 40% की वृद्धि हुई है, प्लस कर दिया। बाजरा में 25% की कमी हुई है तो माइनस करेंगे। तेल में 40% की वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे। घी में 5% की कमी हुई है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अब हमें सूचकांक ज्ञात करना है। सूचकांक ज्ञात करने के लिए जितनी वृद्धि हुई है उसको प्लस करेंगे 100 में और जितनी कमी हुई है उसको 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ 70% की वृद्धि हुई है, 100 + 70 170। यहाँ 40% की वृद्धि हुई है, 100 + 40 यानी कि 140। यहाँ 25% की कमी हुई है तो 100 - 25 करेंगे, 75 आएगा। यहाँ 40% की वृद्धि हुई है तो 100 + 40 यानी कि 140। यहाँ घी में 5% की कमी हुई है तो 100 - 5 यानी कि 95। ये आ गया सभी वस्तुओं का सूचकांक। अब जो भारांक है वो हमें ज्ञात करना है। तो इन्होंने कहा है कि माना कि घी का महत्व 1 है। ओके, तो इसलिए देखो इसने बोला था यदि घी से तेल का महत्व 3 गुना हो, तो हमने घी के महत्व को 1 माना है, तो तेल का महत्व 3 गुना है। तेल कहाँ है? ये रहा। तेल का महत्व 3 गुना है घी से। ओके, तो घी के महत्व को हमने 1 माना है तो तेल का महत्व हो गया 3, क्योंकि 3 गुना है घी से। ओके, उसके बाद क्या कहा है? चावल का 2 गुना हो। ओके, चावल का 2 गुना। ये चावल तो इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि घी से 2 गुना है, तो 2 गुना है तो 2। आगे कहा है कि गेहूं तथा बाजरा का चावल से 2 गुना। गेहूं तथा बाजरा, ये गेहूं और ये बाजरा, इसका महत्व चावल से दुगना है। ओके, तो चावल का कितना है? चावल का है 2। गेहूं तथा बाजरा का महत्व चावल से दुगना है, यानी कि 2 से दुगना। तो 2 से दुगना 2 दूनी 4। तो गेहूं का भारांक 4 और बाजरा का भारांक भी 4 होगा। ओके, अब हमें IW फाइंड करना है। सिंपली I को W से मल्टीप्लाई करना है। 170 × 4 680, 140 × 2 280, 75 × 4 300, 140 × 3 420, 95 × 1 95। इन सब का प्लस 14, इन सब का प्लस हो गया 1775। ओके, भोजन समूह का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। सिग्मा IW का मान है ये, सिग्मा W 14। इन दोनों को भाग करेंगे, ये आंसर आएगा। भोजन समूह की वस्तुओं में इस वैल्यू में से 100 को माइनस करने पर
26.79% की वृद्धि हुई है। ओके। प्रश्न 7, मजदूर वर्ग के मासिक वेतन की निम्न सूचना पर से वास्तविक वेतन की गणना कीजिए। वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर 2015 की मुद्रा की क्रय शक्ति की गणना कीजिए। ओके, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके आधार पर हमें यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना है। वास्तविक वेतन ज्ञात करने का ये सूत्र है। ओके, औसत मासिक वेतन और जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर से, यानी कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। वास्तविक वेतन की गणना निम्नानुसार करेंगे। वास्तविक वेतन का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। इस प्रकार टेबल बनानी है। वर्ष, औसत मासिक वेतन, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। ओके, तो वास्तविक वेतन ज्ञात करना है। औसत मासिक वेतन न्यूमरेटर में लिखेंगे और जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, तो ये ऊपर और ये नीचे गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा 18,000 अपॉन में 180 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा 19,000 अपॉन 205 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा 20,000 अपॉन 220 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा 22,000 अपॉन में 235 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा 25,000 अपॉन में 260 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया वास्तविक वेतन। आगे प्रश्न में कहा है कि 2015 की मुद्रा की क्रय शक्ति की गणना कीजिए। ओके, तो मुद्रा की क्रय शक्ति की गणना करने के लिए यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है लास्ट 9615.38, क्योंकि हमें 2015 की मुद्रा की क्रय शक्ति ज्ञात करनी है, तो जो 2015 का वास्तविक वेतन आया है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और यहाँ पर 25,000 जो औसत मासिक वेतन है उसको अपॉन में लिखेंगे। वास्तविक वेतन अपॉन में औसत मासिक वेतन लिखना है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 0.38 रुपीज़। ओके, ये आंसर आया है 2015 की मुद्रा की क्रय शक्ति का। ओके।